हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि जो वेरियस केसेस और होता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में, कि जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर द स्फेरिकल सरफेस, दो चीज़ें हमने कंसिडर किया था। एक हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कंसिडर किया था और एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। लेकिन दोनों ही केसेस में हमने वो जो इमेज बनाए थे वो हमने रियल बनाया था, राइट, रियल बनाया था हमने। फिर उसके बाद से और जनरली इन जनरल एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं कि मतलब जो है डेराइव द रिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर द स्फेरिकल सरफेस। इवन वहाँ पे मतलब ये भी नहीं पूछते हैं कि वो रियल इमेज के लिए हो या फिर उसके बाद से वर्चुअल इमेज के लिए हो, कॉन्वेक्स के लिए डेराइव करना है या कॉनकेव के लिए डेराइव करना है। तो बहुत काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रहती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि डेराइव द रिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हैविंग वर्चुअल इमेज, तो उस केस में आप क्या करोगे? क्योंकि आपने जो भी डेरिवेशन सीखा है वो तो आपका रियल का है। फिर इन केस तो फिर उसके बाद से हमें वो भी करना पड़ेगा, वही केसेस, तो उसके साथ वही खेलना है कि यार कैसे जो है हमारा मतलब जो है वर्चुअल इमेज के लिए हम कैसे फार्मूला डेराइव करेंगे। इस बार हमने लिया कि कॉन्वेक्स सरफेस हमने लिया और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो इस बार हमने क्या लिया, हमने लिया वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज हम बनाने का कोशिश करेंगे, वर्चुअल इमेज लेंगे। ठीक है, ये हमारा केस होगा। और यानी कि हम करने क्या जा रहे हैं, डिराइव द रिफ्रैक्शन फार्मूला, यानी कि यहाँ पे होगा हमारा रिफ्रैक्शन फार्मूला। ठीक है, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर दिस कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हैविंग वर्चुअल इमेज, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो नाउ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आप ले लो ऐसा, ओके। चलिए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले लिया और यहाँ पे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने ये ऑलरेडी ले लिया है कि यहाँ पे जो हमारा μ1 है वो आपका ऑप्टिकली रेयर ही है और ये हमारा जो μ2 है जो कि दोनों मीडियम को मीन ये स्फेरिकल सरफेस डिवाइड कर रहा है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस μ1 एंड μ2, और ये है आपका ऑप्टिकली डेंसर, राइट। दो चीज़ें हमने ले लिया है और यहाँ पे एक रेयर है और एक डेंसर वाला हमने ले लिया है, ओके। अब जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट माना था, इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। पहले एक आप वो बना लो कि ये रेस कैसे जाएगा। तो ये रे हमारा यहाँ कहीं पे इंसिडेंट होने वाला है, तो मान लेते हैं कि दिस इज द इंसिडेंट पॉइंट। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है जो कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और इस ऑब्जेक्ट से होकर के हमारा रे जा रहा है। फिर उसके बाद से ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। अब रिफ्रैक्टेड रे को आप कैसे ड्रॉ करते थे, तो सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। नॉर्मल मतलब क्या, इसका पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर आप देख लो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब बेसिकली वो रेडियस वाला ही मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से जस्ट वो कर लेंगे, खींच लेंगे एक लाइन। तो दिस लाइन विल बी दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर की लाइन होगी और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो यू कैन कंसीडर दिस एज ए पोल, आई मीन पी। एक बात बताइए कि रिफ्रैक्टेड जो रे होगा वो कैसा होगा। तो अगर आपको देखिए उस केस में मैंने एक चीज़ नहीं बोला था कि जो रिफ्रैक्टेड रे था, रिफ्रैक्टेड रे ऑफकोर्स अगर ये मान लीजिए मीडियम नहीं होता तो ये सीधा चला जाता, उसमें दिक्कत नहीं है। ये जो है हम ऑप्टिकली डेंसर मान रहे हैं और ये ऑप्टिकली रेयर मान रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, और एक चीज़ और है कि जब रेयर से डेंसर में जब लाइट जाती है तो वो आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, दैट इज फाइन, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताइए कि वो कितना बेंड करेगा, बात यही है कि वो कितना बेंड करेगा। समझ में आ रहा है ना, कितना बेंड करेगा, वही चीज देखना है आपको, कितना बेंड करेगा। तो ये जो बेंडिंग होगा वो डिपेंड करेगा बेसिकली इन दोनों मीडियम के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है उसका डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो बेंडिंग ज़्यादा होगा, डिफरेंस कम है तो बेंडिंग कम होगा। मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि जैसे रेयर मीडियम का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ मेरा, मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर, जस्ट ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि μ1 जो है वो एयर है, मान लेते हैं 1.003 ऐसा कुछ, मतलब या 1 के आसपास होता है। μ2 की वैल्यू आपने एक केस में 3.5 टाइप का कर दिया, मतलब जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको बहुत ज़्यादा डेविएट किया था, मतलब वो जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं कट किया था। ये हमारा मतलब जो पहला वाला केस हमने कंसीडर किया था वो किसके लिए, रियल के लिए। लेकिन इस केस में अगर इसी को हम ऐसा ले लें कि इट इज़ लाइक 1.5 या इट इज़ लाइक 1.2 ऐसा बोल करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें, तो ये जो बेंडिंग होगा, क्या बेंडिंग कम होगा कि नहीं होगा, बेंडिंग कम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा।
ओके इसको समझने के लिए जस्ट अगर हम स्नेल्स लॉ भी यूज़ करें तो भी बड़े आसानी से समझ में आ सकता है कि कैसे ये होगा बेंडिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि आपको पता है कि साइन आई बाई जो साइन आर होता है वो आपका म्यू टू बाई म्यू वन, इस केस में जो म्यू टू है वो आपका किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है, वो आपका डेंसर मीडियम का है। तो अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम 1 मान लें और जो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू मान लेते हैं, तो मतलब म्यू टू जो है वो म्यू के बराबर है। यहाँ पे मैं कंसीडर किया म्यू टू इज इक्वल टू म्यू के बराबर है। तो एक बात बताइए कि जो साइन आर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू होगा या नहीं होगा। देखिए साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाई म्यू के बराबर होगा। अब क्या होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आपने छोटा करके, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को दोनों ही केस में आपने आप दो केस कंसीडर किए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1.23 ऐसा कुछ मान लिया और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मतलब जैसे कि एयर से आ रहा है या वैक्यूम से आ रहा है लाइट, ऐसा करके। दूसरे केस में आपने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे हमारा जो, जैसे मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप सेम ही रहने दो, यहाँ पे सी है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम, लेकिन इस केस में हमारा म्यू की वैल्यू 1 है, लेकिन म्यू यहाँ पे जो म्यू टू है या म्यू है जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 3.5 मान लेते हैं। तो इस केस में जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा। तो अगर जैसे एग्जांपल के तो जस्ट हमें कैलकुलेट करना है, मतलब मान लेते हैं कि इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो R2 है और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है वो R1 है मान लेते हैं। ऑफ कोर्स ये यहाँ पे कहीं रिफ्रैक्टेड होगा तभी हम बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट केस हमारा ये है, सेकंड केस हमारा ये है। तो फर्स्ट केस के लिए जो साइन R1 होगा वो आपका साइन आई बाई 1.2 होगा कि नहीं होगा, और दूसरे केस के लिए जो साइन R2 होगा वो होगा आपका साइन आई डिवाइडेड बाई 3.5 होगा या नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, साइन R1 इज इक्वल टू साइन आई बाई 1.2 हमने कंसिडर कर लिया इस वाले केस में। सेकंड वाले केस में साइन R2 इज इक्वल टू साइन आई बाई 3.5। तो चूंकि साइन R1 बाई साइन R2 क्या होगा, चूंकि R1 और R2 में मुझे ये देखना है कि R1 बड़ा होगा कि R2 बड़ा होगा, तब आपको बेंडिंग पता चल जाएगा वहां से। तो यहाँ पे हम ऐसा करें कि साइन R1 बाई साइन R2 ले लें। इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन R1 बाई साइन R2, साइन आई बाई 1.2, साइन आई बाई 3.5। इसको हम लिख सकते हैं साइन आई बाई 1.2 और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन आई बाई 3.5। ऐसा जस्ट मैं एक एग्जांपल लेकर के कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये साइन आई से साइन आई कैंसिल और ये हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 1.2। ये आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी या नहीं होगी, यानी कि ये जब वैल्यू बड़ी होगी इसका मतलब साइन R1 बाई जो साइन R2 होगा वो वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब जब 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो साइन R1 है वो ग्रेटर देन है साइन R2 के। इसका मतलब R1 जो होगा वो R2 से बड़ा होगा या R2 जो होगा वो R1 से छोटा होगा। दोनों ही केस ठीक ही है, एक ही चीज़ को मैं लिख रहा हूँ। अब ये क्या रिप्रेजेंट किया है, बस यही चीज़ देख लेना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। R1 जो होगा वो पहले केस में था जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, R2 जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने ज़्यादा ले लिया। तो उस केस में देखिए क्या हो क्या रहा है, जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम लिया है तो R1 की वैल्यू, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज़्यादा लिया है तो RT की वैल्यू, R2 जो है वो हमारा छोटा है और R1 हमारा बड़ा है। और अब आप R2 जैसे यहाँ पे हमारा वो कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि 1.2 था और यहाँ पे हमने 3.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर किया था। अब आप देखो, यानी इस केस में एक्चुअली R1 बनेगा, इस केस में हमारा R2 बनेगा, यही बनेगा ना। यहाँ पे R1 कहीं होगा, यहाँ पे R2। तो R1 की वैल्यू को हमेशा R2 से बड़ा बनाना है। इसका मतलब क्या होगा, और R होता क्या है, नॉर्मल से जो एंगल हम कंसीडर करते हैं वही एंगल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का। तो नॉर्मल एक्चुअली क्या है, नॉर्मल ये वाला लाइन है। तो R2 जो भी एंगल आप बनाओगे, ये मान लेते हैं अगर हम R2 बना रहे हैं एंगल, तो R1 एंगल को इससे बड़ा ही आपको बनाना होगा। इट इज़ लाइक दिस, मतलब ये R1 एंगल हो जाएगा। मतलब R1 एंगल और R2 एंगल को आपको बड़ा ही, दोनों के बीच में ऐसा करना है कि R2 जो है हमेशा R1 से छोटा ही लगे। ठीक है, तो ये R2 जो है देखिए यही रे है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये हमारा क्या है, ये हम जब R1 कंसीडर किए थे तब का है, ये वाला R1 जब कंसीडर किए थे तब का है, और ये जो नीचे वाला है वो जब हमने R2 कंसीडर किया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई लिया तब। यानी कि आपने, मतलब समरी इसका ये है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जो है, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको आप बढ़ाते जाएं तो हमारा जो डेविएशन होगा, डेविएशन टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ज़्यादा जो डेंस मीडियम होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाते लाइट को। तो इस केस में मैंने क्या किया, अगर मैं बोलूँ कि यार आपको ये डेरिवेशन करना है, ये मीडियम हमेशा ऑप्टिकली रेयर होना चाहिए, ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होना चाहिए, लेकिन आपको वर्चुअल इमेज बनाना है, फिर क्या करोगे आप, तो आपको यही सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं कि
ये ऑफकोर्स ऑप्टिकली रेयर मान लेते हैं वो एयर है, इसका मीडियम पहले मान लेते हैं कि ऑप्टिकली डेंस है, लेकिन हम इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को घटा दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम कर दें थोड़ा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम करें लेकिन इतना कम नहीं करना चाहिए कि ये वाले मीडियम से भी कम हो जाए, तो ये वाला ऑप्टिकली रेयर हो जाएगा, ये वाला डेंसर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो रखना के कितना है, इससे आपको ज़्यादा ही थोड़ा रखना है बस। तो हमें इतना करना है कि ये लाइट को थोड़ा कम बेंड करे। तो मान लेते हैं कि ये तो ऐसा सीधा निकल जाता है, तो मान लेते हैं कि हमने लाइट को इतना बेंड कर दिया, ठीक, ये होगा बेंडिंग, लेकिन थोड़ा कम बेंडिंग है। अब आप एक बात बताओ, ये लाइट ऐसा सीधा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? सीधा चला जाएगा, इसका मतलब कहीं पे तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, या ऐसा काट दोगे ऐसा करके, मतलब इधर कट गया बोल के तो इधर ही मिल जाए, ऐसा तो नहीं। तो ये सीधा चला गया, हम क्या करेंगे अब इसको हम पीछे मिलाएंगे तो फिर उसके बाद से हमारा इसका कुछ ऐसा स्केल से मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका इमेज हमारा फॉर्म होगा, तो इमेज हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इमेज होगा एक्चुअली यही इमेज हमारा क्या होगा, एक वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको पीछे मिलाने से एक्चुअली हमें ये इमेज मिल रहा है, ये रियल में नहीं कट कर रहा था प्रिंसिपल एक्सिस को। अच्छा, यहाँ पर भी अगर मैं पूछूं एक चीज़ कि यहाँ पे भी तो ये आपका ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे को आपने मिलाया, एक ही मिला हुआ है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से, जो कि वर्चुअल इमेज आपका बन रहा है। लेकिन जैसे आप एक बात बताओ, दूसरा वाला रे, क्योंकि दो रेस के मिलने से बनता है ना, तो दूसरा वाला रे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर से सेम लॉजिक है कि आप एक काम करेंगे, यहाँ से एक रे देंगे जो कि यहाँ पी से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में होगा, तो ये भी सीधा निकल जाएगा। अब आपके पास दो रिफ्रैक्टेड रे हो गए, एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाला हमारा हो गया, और जो दूसरा वाला रिफ्रैक्टेड रे होगा ये हमारा हो गया, और ये दोनों रेज आपस में कहीं कट नहीं करेंगे, ये इस तरीके से जाएगा। अब दोनों को हमें पीछे मिलाना होगा, पीछे मिलाए तो ये हमारा आई बन गया, जहाँ पे हमारा रेस कट कर रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, फिर से अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, तो ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा ये है, तो दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। और कौन सा होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो दिस इज एंगल आर। समझ में आ रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एकदम कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम किससे क्या यूज़ करेंगे, मैंने बताया था कि जो डेरिवेशन कैसे करना है, जस्ट हम क्या यूज़ करेंगे कि यूजिंग, चूंकि ये रिफ्रैक्शन फार्मूला है, आपको याद रहना चाहिए कि रिफ्रैक्शन फार्मूला है, तो शुरुआत कहाँ से होती है, स्नेल्स लॉ से होती है। तो हम इसको कर सकते हैं कि जो स्नेल्स लॉ है वो हमारा क्या है, तो स्नेल्स लॉ क्या है हमारा, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, दिस इज द स्नेल्स लॉ। ओके, अब हमें फिर से वही काम करना है कि फॉर पैराएक्सियल रे, क्योंकि आपका जो भी सिलेबस है ये सब आपका पैराएक्सियल रे ही कंसीडर करते हैं। जब पैराएक्सियल रे, मैंने बताया था कि जब पैराएक्सियल रे कंसीडर करते हैं तो जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स स्मॉल होते हैं। जब भी एंगल स्मॉल होगा तो फिर उसके बाद से क्या होगा, जब एंगल स्मॉल होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो साइन आई के बराबर आप कंसीडर कर रहे हो, साइन आर को आर के बराबर कंसीडर कर रहे हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फॉर पैराएक्सियल रे, यहाँ पे जो साइन आई है वो आपका आई के बराबर होगा और जो आपका साइन आर है वो आपका आर के बराबर होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर के बराबर होगा। ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब जस्ट आई और आर की वैल्यू निकालना है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कुछ भी करना नहीं है। इसको आप फिर से अल्फा मान लें, इसको आप फिर से बीटा मान लें, इसको हम फिर से एक डेल्टा एंगल मान लें, ठीक है। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल, फिर से वही चीज़ आ गई आपकी कि ट्राइंगल हम कंसीडर करें, एक ट्राइंगल आप कंसीडर कीजिए तो NOC में, तो NOC एक ट्राइंगल है। आप जस्ट देखिए, कभी भी पजल आपको अगर लगता है तो आप अलग से फिगर बना लें। तो ये हमारा मतलब कुछ यूं है, ये ऐसा है या नहीं है। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, राइट। ये हमारा कौन सा है, पॉइंट N है, और ये क्या है, O है, एंड दिस इज C। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वही जो I है वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो I जो है अगर एक्सटीरियर एंगल हुआ तो I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल दोनों का जो उसके सामने के जो ट्राइंगल्स एंगल्स होते हैं उसके सम के बराबर होता है। सो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड देन इसको हम कैसे और करेंगे कि ट्राइंगल, कोई दूसरा वाला ट्राइंगल आप कंसिडर कर लें और R की वैल्यू भी निकालनी है, राइट। तो हम इस बार कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करें कि NIC में, हाँ NIC में। तो यहाँ पे देखिए जरा NIC का कौन सा है, आई थिंक ये कहीं पे ऐसा कुछ हो रहा है, हाँ। तो ये हमारा है शायद NIC, जरा सा देखिए तो NIC, राइट। C नहीं है, सॉरी, हाँ ठीक ही है NIC, अच्छा ये है एक्चुअली NIC, ये वाला है। तो ये I वाला, ये आपका डेल्टा है, ये आपका बीटा है, और ये एंगल है एक्चुअली R, राइट। सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, R इज इक्वल टू होगा डेल्टा प्लस बीटा। ये इक्वेशन नंबर 3। बहुत अच्छे। नाउ
पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन नंबर 1 विल गेट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं कि μ1 आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं जरा बताइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 हम कंसीडर करेंगे, आर की जगह पे होगा हमारा डेल्टा प्लस बीटा। फिर से क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे बीटा है तो हम एक साथ कर लेते हैं उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा एक्चुअली μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा μ2 डेल्टा प्लस μ2 बीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बीटा है उसको एक साथ रख लें और जो बाकी जो टर्म्स है उसको हम अलग कर देते हैं। तो हम क्या करें, ये हो गया होगा, फिर क्या करें, ब्लैक से लिखा जाए क्या, कलरफुल बना देते हैं। तो बीटा को एक साथ करें आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा μ1 अल्फा माइनस μ2 डेल्टा, हम क्या कर रहे हैं μ2 डेल्टा को इधर ट्रांसफर कर दिया, μ1 बीटा को उधर लेके गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे μ2 बीटा माइनस μ1 बीटा के बराबर होगा या नहीं होगा, तो इट विल बी लाइक दिस माइनस μ1 बीटा होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, μ2 माइनस μ1 और ये हो जाएगा हमारा बीटा और ये होगा μ1 अल्फा माइनस μ2 डेल्टा के बराबर होगा। अब आप देखिए कि ये भी एग्जैक्टली सेम वो जो फॉर्मूला था जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिराइव किया था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के देख लें उस चीज़ को, कि उस हमारा क्या हो जाएगा कि μ1 अल्फा माइनस μ2 डेल्टा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं, मान लिया इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमें क्या करना है, फिर से सेम चीज़ करना है, अल्फा गामा ये जो डेल्टा और बीटा की जो वैल्यू है उसको हमें उठा करके इस इक्वेशन में रख देना है। उसकी वैल्यू पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उस वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये अगर हो गया तो हम इसको मिटा सकते हैं। अभी आप देखें कि इस पॉइंट N से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पे कट किया यहाँ पे M पे, तो अब क्या होगा, तो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल NOM में, ट्रायंगल NOM में जो हमारा tan अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू NM डिवाइडेड बाई OM के बराबर होगा। फिर उसके बाद से ट्रायंगल NIM हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे tan डेल्टा दैट इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई IM के बराबर होगा, ये IM के बराबर होगा। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद से हम यहाँ पे सेगमेंट कंसीडर करेंगे, सेगमेंट क्या है, सेगमेंट कंसीडर करेंगे और वो होगा इनफैक्ट कौन सा होगा, NPCN, ये वाला NPCN। ये क्यों हम ऐसा कंसीडर करते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है कि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो बीटा एंगल है डायरेक्ट उसको आप लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई CP के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि एंगल जो होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद में स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन कंसीडर करते हैं। तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन अगर आप ले लें तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा मतलब क्या होता है स्मॉल एंगल, मतलब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये जितना भी आप जो रेस कंसीडर करते हो वो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब होती है, मतलब पैराएक्सियल रेस कंसीडर करते हैं और पैराएक्सियल रेस प्रिंसिपल के बहुत करीब वाली रे है, उसको हम बोलते हैं। इसका मतलब बेसिकली मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा स्मॉल एंगल होता है और फिर उसके बाद से ये जो भी अल्फा डेल्टा और जो हमारा बीटा बनते हैं वो काफ़ी स्मॉल एंगल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन ले लिए। तो यहाँ पे जो tan अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा, नियरली इक्वल टू अल्फा। सो अल्फा इज नियरली इक्वल टू व्हाट, इट इज n और ये p हो जाएगा डिवाइडेड बाई OP, सिंस m जो है वो p की तरफ टेंड करने लगेगा। तो ये हमारा एक हो गया NP बाई OP। फिर उसके बाद से यहाँ पर भी अगर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगा दें तो हमारा जो tan डेल्टा है वो डेल्टा के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे p है, यहाँ पे एक्चुअली m होना चाहिए था पहले, तो यहाँ पे NP डिवाइडेड बाई IP के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे आपका NP बाई CP। तो आपके पास सारा चीज़ निकल गया। देखिए कि अल्फा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, जस्ट अल्फा डेल्टा और बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना है। पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ1 अल्फा की वैल्यू क्या है जरा सा बताइए। यहाँ पे ये है आपका NP बाई OP और फिर उसके बाद से माइनस μ2 डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा की वैल्यू है आपका NP बाई IP और ये है आपका μ2 माइनस μ1 और फिर बीटा की वैल्यू है आपका NP डिवाइडेड बाई CP। फिर से NP से NP ये सारा का सारा चीज़ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा। तो फिर से क्या करना है, फिर से आपको जस्ट साइन कन्वेंशन यूज़ कर लेना है। क्या होता है साइन कन्वेंशन में, यूजिंग साइन कन्वेंशन या जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ हम करते हैं कि मान लेते हैं इसको हम ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जितना भी डिस्टेंस है सारा का सारा नेगेटिव, राइट साइड में जितना डिस्टेंस है वो पॉजिटिव। तो आप देखिए कि जरा कौन कौन सा चीज़ें आया है। तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि OP जो है वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा है वो आपका निगेटिव आया हुआ है, माइनस यू जिसको हम बोलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जनरली यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा।
क्योंकि लेफ्ट साइड में है। फिर उसके बाद से IP किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जो है वो आपका -v के बराबर है। और फिर उसके बाद से आपका ये यहाँ पे PC क्या है, किसके बराबर है PC, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये किसके बराबर है, +r के बराबर है। सारी वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे हम पुट करें तो μ1 की जो वैल्यू हो जाएगी μ1 डिवाइडेड बाई OP। सो OP इज -u और माइनस μ2 डिवाइडेड बाई IP की वैल्यू -v, दैट इज इक्वल टू μ2 - μ1 ओवर +r के बराबर होगा कि नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि ये जितना PC बेसिकली दैट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो चूंकि राइट साइड में है सो इट इज़ पॉजिटिव। ये जो है आपका जितना भी है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो इमेज हो, सारा का सारा जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, फाइनली ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सो यू विल गेट μ2 बाई v और यहाँ पे माइनस हो जाएगा μ1 बाई u। सो फाइनली व्हाट वी विल गेट, यू विल गेट μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा μ2 - μ1 डिवाइडेड बाई r। नेक्स्ट में हम कंसिडर करेंगे, ये जो हमने कंसिडर किया है वो कॉन्वेक्स सरफेस है। नेक्स्ट में हम कंसिडर करेंगे कि कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस और वर्चुअल इमेज के केस में। तो जो भी हमने कंसिडर किया था एग्जैक्टली वही चीज़ हम कंसिडर कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि μ1 ये इस बार यहाँ पे हमने डेंसर लिया था, ये डेंसर है ऑप्टिकली, और ये जो है μ2 जो कि हमारा रेयर मीडियम है। ठीक है, ये आपका डेंसर है, ये आपका रेयर है। लाइट आपने यहाँ से डाला, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद से यहाँ से कहीं से आप रे को यहाँ से आप इंसिडेंट कराओ यहाँ पे आप। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ से रे को इंसिडेंट कराया, ये हो गया हमारा रे इंसिडेंट्स हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, चूंकि ये आपका डेंसर है, ये आपका रेयर है। लाइट अगर मान लेते हैं कि नहीं होता ये मीडियम, तो ये सीधा चला जाता। फिर मान लेते हैं कहीं पे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, तो मान लेते हैं C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर लें, मान लेते हैं ये वाला लाइन है, ये हमारा लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो लाइन है, ये इंसिडेंट और ये आपका नॉर्मल होगा। ये हम मान लेते हैं कि दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक बात बताओ आप कि ये जाएगा किधर, ये जो रे है वो किधर जाएगा। अब ये जो रे है, तो चूंकि ये डेंसर है और ये रेयर है, जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है या नहीं जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल थोड़ा जाता है। तो इस बार एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम अवे करा देते हैं इधर। मतलब पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ऐसा अगर याद होगा आपको, तो यहाँ पे ये ऐसा था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो ये डेंसर से जब रेयर में जा रही थी तो ज़्यादा अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब जो है कर दिए थे। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो ज़्यादा लाइट का बेंडिंग हो जाएगा, अगर कम डिफरेंस हो जाएगा तो कम हो जाएगा। तो वहीं पे यहाँ पे हो रहा है कि हमने क्या किया, थोड़ा सा कम डिफरेंस चूज़ किया है। तो इस बार हमने यहाँ पे थोड़ा सा हम बेंड कराते हैं, हल्का सा बेंड करा देते हैं, मान लो इधर। फिर उसके बाद से चूंकि ये जो रे है वो सीधा निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगी, तो फिर उसके बाद से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें पीछे मिलाना पड़ेगा। तो जब हम पीछे मिलाएंगे तो वो हमारा कहीं पे ऐसा हमारा इमेज बनेगा। अब आप देख सकते हो ये इमेज आपका कुछ यहाँ पे हमारा इमेज होगा इसका। अब एक बात बताओ, फिर से वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे एक रे को कैसे बनाने से इमेज हो गया। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि नहीं, एक रे हमने ये ऑब्जेक्ट से इधर भी एक रे माना है, तो ये जो है आपका चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में है, तो ये मतलब जो है एग्जैक्टली ये सीधा निकल जाएगा। तो ये रे हमारा हुआ और ये एक रिफ्रैक्टेड रे, दो आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये चूंकि एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो ये इसको हम पीछे मिलाएंगे तो हमारा इमेज बन जाएगा। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे आप निकालिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कौन सा है। तो चूंकि ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका नॉर्मल कहाँ गया, ये वाला। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये आपका नॉर्मल है, ये आपका रिफ्रैक्टेड है। सो दिस इज एंगल R। होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, अब कोई टेंशन की बात नहीं है मेरे ख्याल से। अब इसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं कि यूजिंग स्नेल्स लॉ, फिर से वही जो हमारा स्नेल्स लॉ होगा वहाँ से हम यूज़ कर लेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या है कि μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। इसका मतलब फिर से वही, चूंकि पैराक्सियल कंडीशन हम यूज़ करते हैं तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन जब हम ले लेंगे यहाँ पे, तो अच्छा इसको एक्चुअली एब्रीविएशन यूज़ कर रहा हूँ, इसको आपको कि पूरा फुल फॉर्म में लिखना होगा स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, या फिर आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं कि पैराक्सियल की कंडीशन में। तो μ1 ये हो जाएगा I इज इक्वल टू μ2 R। मतलब ये क्यों हमने लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन I है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू I के बराबर है और साइन R अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R के बराबर है। ये चीज़ हमने कंसिडर किया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। मेरे ख्याल से आपको खुद ही अब प्रैक्टिस हो गया होगा कि सर इसके बाद मतलब जो है क्या क्या करना है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी I और R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो
अब फिर से वही आप मान लें कि इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया और इसको हमने डेल्टा मान लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि जस्ट अल्फा बीटा मीन आई और आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कोई ट्रायंगल आप कंसीडर करो जरा, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे भाई? पहले हाँ आई वाले में जब हम कंसीडर करें यस, तो पहले हम ऐसा ले लेते हैं, ये वाला एंगल आई है, ये एंगल देखिए अल्फा है और ये एंगल एक्चुअली बीटा। तो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया? एन एक्चुअली सी और ओ, एन सी ओ में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल एन सी ओ में, एन सी ओ में ये हमारा जो बीटा होगा वो होगा आई प्लस अल्फा के बराबर। दिस इम्प्लाइज आई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आई इज इक्वल टू होगा बीटा माइनस अल्फा। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ट्रायंगल, अब कौन सा हम बात करें? ट्रायंगल आई थिंक एन आई, हाँ चूंकि ओ आर निकालना है, राइट, यही ना? तो उसको कैसे करेंगे आर को निकालने के लिए? तो अभी इसमें एक चीज देखना है, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखो जरा, तो ये रे सीधा जा रहा है और ये आर एक्चुअली ऐसा है, मतलब नॉर्मल जो है ऐसा है, तो ये एंगल मैं आर बोल रहा हूँ, यही ना? और इस रे को आप पीछे ऐसा मिला रहे हो, ये ऐसा हो रहा है और यहाँ से ऐसा हो रहा है, तो ये एक्चुअली इमेज है और ये आपका नॉर्मल का लाइन है, इसका मतलब ये सी है कि नहीं? तो ये जो एंगल होगा वो पूरा का पूरा आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब ये अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये आर के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा एक्चुअली वो आर के बराबर हो जाएगा। अब फिर से एक ट्रायंगल कंसीडर कर लें कि ट्रायंगल मतलब ये देखिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना हो, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा अभी। ये वाला ऐसा करके हमारे पास है, सो दिस इज आर, दिस वन इज बीटा एंड दिस वन इज डेल्टा, राइट? तो ट्रायंगल एन आई सी में ये हमारा बीटा इज इक्वल टू होगा आर प्लस डेल्टा के बराबर। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बीटा माइनस डेल्टा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएंगे। हो जाएगा ना? हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब क्या करेंगे? आर और आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा कि μ1 आई की वैल्यू क्या है जरा बताइए? बीटा माइनस अल्फा μ1 की वैल्यू, और μ2 इंटू आर की वैल्यू क्या है? इट इज बीटा माइनस डेल्टा के बराबर है। ओके, फिर से वही काम करना है कि μ1 बीटा माइनस μ1 अल्फा इज इक्वल टू μ2 बीटा माइनस μ2 डेल्टा के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे बीटा को आप एक साइड में कर लो और अल्फा वाले को इधर। तो पहले एक काम करते हैं, μ2 जो डेल्टा है उसको इस साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो माइनस μ1 अल्फा प्लस μ2 डेल्टा। देखिए μ2 डेल्टा को मैंने इधर ट्रांसफर किया और ये जो μ1 बीटा है उसको उधर लेके गए, तो किसके बराबर हो जाएगा? μ2 बीटा माइनस μ1 बीटा। ठीक है, ओके, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देखें कि बीटा यहाँ पे भी हम कॉमन कर सकते हैं, तो μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा। अब सेम टाइप का फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है जैसा हमारा पहले आ रहा था। अब क्या करेंगे? जस्ट अल्फा डेल्टा और बीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये मेरे ख्याल से हो गया होगा आप लोगों का, राइट? फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे जस्ट फिर से वही ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये नॉर्मल हमारा यहाँ पे कुछ यूं करके होगा, ये आपका एम पॉइंट। फिर से वही चीज़, ये ट्रायंगल हमने ले लिया, यहाँ पे ट्रायंगल ओ एन एम में हमारा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू एन एम डिवाइडेड बाई ओ एम के बराबर होगा। ट्रायंगल एन आई एम में ले लेंगे तो tan डेल्टा इज इक्वल टू एन एम डिवाइडेड बाई आई एम के बराबर होगा। फिर उसके बाद से हमने सेगमेंट ले लिया, सेगमेंट हमने कंसिडर किया। वो सेगमेंट कौन सा कंसिडर किया? वो हमने एन सी पी एन वाला कंसिडर किया। तो यहाँ पे डायरेक्ट बीटा लिख रहा हूँ क्योंकि वो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस हो जाता है। सो इट इज एन पी डिवाइडेड बाई सी पी, ये हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ के बाद में हम क्या करते थे कि जो पैरा एक्सियल कंडीशन होती है, tan अल्फ़ा नियरली इक्वल टू अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज नियरली इक्वल टू एन पी डिवाइडेड बाई ओ पी के बराबर होगा या नहीं होगा? उसका रीज़न क्या है बताइए ज़रा। मेरे ख्याल से अभी तो याद भी हो गया होगा कि ये रीज़न क्या है। ओप्स, ओके, रीज़न क्या है कि जो m होगा वो पॉइंट P की तरफ टेंड करेगा, ये हुआ। फिर से यहाँ पर भी स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन ले लें। tan डेल्टा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा, दिस इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई IP के बराबर होगा। बीटा इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई CP। यहाँ पे आप लिखेंगे कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए एग्जामिनर को कि हाँ आपने जो भी लिखा है वो ठीक लिखा है। अब हमारा जो इक्वेशन था चूँकि गलती से मिट गया, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से।
कि क्या था, माइनस म्यू1 अल्फ़ा प्लस म्यू2 डेल्टा इज़ इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू बीटा, ये हमारा था, राइट, ये वाला इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हम जस्ट हमारा जो आपने सेगमेंट कंसीडर किया था, ओके, यहाँ पे ऑलरेडी हमने वैल्यू लिख लिया है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा ज़रा सा बताइए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, जो भी इक्वेशन था इसके बाद आप दे दीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन दिस, मतलब कोई भी नहीं समझ में आता तो राकेश, रमेश, ये इक्वेशन का नाम दे दिया हमने। तो फ्रॉम राकेश से कि क्या हो जाएगा, माइनस म्यू1 और ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी ज़रा सा बताइए, एन पी डिवाइडेड बाई ओ पी के बराबर होगा। फिर उसके बाद से म्यू2 और डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, डेल्टा इज इक्वल टू एन पी डिवाइडेड बाई आई पी के बराबर हो जाएगा। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होगा म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा सा देखिए यहाँ पे एन पी डिवाइडेड बाई हमारा सी पी के बराबर होगा। फिर से सेम चीज़ आया, एन पी से एन पी सारा का सारा चीज़ कैंसिल हो गया। अब यहाँ इसके बाद क्या करते हैं जरा सा बताइए, तो इसके बाद मेरे ख्याल से क्या करते हैं, इसके बाद में करते हैं कि हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। तो यूजिंग हमारा जो साइन कन्वेंशन होगा उसका यूज़ कर लेंगे। तो हमारा जो ओ पी है फिर से वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको इस बार नहीं लिखता हूँ सब, ऑफकोर्स ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस यू के। अच्छा, इस बार आप देखें कि सारा का सारा चीज़ निगेटिव डायरेक्शन में है। और फिर उसके बाद से जो हमारा आई पी है वो क्या है, वो हमारा है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या है भाई, वो है आपका माइनस टाइम्स भी। फिर उसके बाद से आपका है सी पी क्या है, वो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज माइनस आर। सो यू कैन पुट ऑल दिस वैल्यू हियर। सो माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई ओ पी दैट इज माइनस यू प्लस म्यू2 डिवाइडेड बाई आई पी माइनस वी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू2 एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई माइनस आर। अब इस केस में आप देखें कि ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस है, माइनस का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने देने से ये माइनस ये नीचे वाला प्लस हो जाएगा, तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर हो गया आपका। यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई किए तो ये वाला म्यू2 बाई वी जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे म्यू2 बाई वी पॉजिटिव हो गया तो पहले लिख लिए, ये माइनस म्यू1 बाई यू निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस म्यू1 बाई यू ये निगेटिव हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे मतलब जो है हो रहा है हमारा, ठीक है, कोई तो अब जस्ट हम इसको समराइज़ कर देते हैं, इसका जो रिफ्रैक्शन का जो थ्योरी है कि देखिए जो भी हमने डिस्कस किया है इसमें, चाहे वो ऑब्जेक्ट मतलब जो है ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हमने लेफ्ट साइड में ही रखा है माना है, लेकिन चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जो है वो उस साइड में हो या फिर उसके बाद से इमेज का पोजीशन अगर आपका राइट साइड में, राइट साइड इन द सेंस ये पी से हम राइट साइड या लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो चाहे वो इमेज का पोजीशन लेफ्ट साइड में हो चाहे इमेज का पोजीशन राइट साइड में हो, सभी केसेस में जो फॉर्मूले आते हैं वो सभी सेम आते हैं, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मतलब जो है समझना है कि जितना भी केस हमने डिस्कस किया है और सभी केसेस में हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है वो फॉर्मूला सेम आ रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब जो है यू शुड रिमेंबर इट कि जो भी आप कंसीडर करते हैं केस वहाँ पे सेम ही फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे ये एक अच्छा एक्सरसाइज है आपके लिए, अगर चारों केस आप मतलब जो है कर लें, इवन आप खुद भी केस कुछ बना सकते हैं, वहाँ से भी डिराइव करके देख सकते हैं कि और कौन सा। जस्ट प्ले विथ ऑल दीज थिंग्स, मतलब इसके साथ मतलब बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, जस्ट इसके साथ हमें खेलना है, ठीक है, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब इसका यूजेस क्या क्या होगा कि आपने जब लेंस फार्मूला जब हम डिराइव करेंगे, जैसे लेंस मेकर्स फार्मूला, तो बेसिकली इन्हीं सब का हम यूज़ करने वाले हैं, मतलब डायरेक्ट इसी रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे। तो मतलब एक रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर दिस कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव टाइप का जो भी हमारा होगा उसका यूज़ करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, और यहाँ तक आज का जो टॉपिक रहा यहाँ, तो हमने जो भी डिस्कस किया इनफैक्ट उसको समराइज़ कर दिया है, और होपफुली ये इन्फॉर्मेटिव होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।